अब हम पढ़ने वाले हैं पार्थिव चुंबकत्व, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। और पृथ्वी, आपको मालूम है कि पृथ्वी क्या करती है, एक बड़े चुंबक की भांति क्या करती है, कार्य करती है। और पृथ्वी से संबंधित चुंबकत्व को ही क्या कहते हैं, हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। भाई यदि चुंबक का जो चुंबक को क्या करते हो, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर और एक सिरा क्या होता है, दक्षिण की ओर ठहरता है। इसका मतलब उत्तर और दक्षिण सिरे को कोई ना कोई खींच रहा होगा, तभी तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है। और कौन हो सकता है, पृथ्वी के अलावा कौन इसको खींच सकता है, एक तरफ एन और एक तरफ एस को, बोलिए। इसका मतलब पृथ्वी क्या है, एक बड़े चुंबक की भांति क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तभी तो इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। समझ गए? तो पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है और पृथ्वी से संबंधित चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है, आपको कैसे पता चला, कैसे बोलेंगे? तो पहला पॉइंट तो यही है कि यदि आप क्या करते हो, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो ये क्या हो रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा। पहला तर्क दे रहे हैं हम कि आखिर पृथ्वी बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है, क्यों? पहला तर्क हमारा ये है कि जब इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो ये कैसे ठहर रहा है, कैसा ठहर रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है। इसका मतलब चुंबक के ध्रुव एन ध्रुव को खींचने वाला एक एस ध्रुव होगा और एस ध्रुव को खींचने वाला क्या होगा, एक एन ध्रुव होगा। और ये केवल और केवल कौन हो सकता है, पृथ्वी ही हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा भाग, यदि आप एक लोहे की रॉड को लेते हैं, चुंबकीय पदार्थ की रॉड को लेते हैं और उसको क्या कर दीजिए, आप उत्तर दक्षिण दिशा में क्या कर दीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए। ठीक है, गड़ा देंगे आप, जब उसको दफना देंगे उसको, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो खुद क्या बन गई है, चुंबक की तरह क्या करने लगेगी, कार्य करने की लगेगी। लोहे की छड़ या लोहे की जो रॉड है वो एक छड़, एक दंड चुंबक की भांति क्या करने लगेगी, कार्य करने लगेगी। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब आप उसको कहाँ रखो, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। क्योंकि कोई भी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण की घटना कब होती है, जब आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी लोहे की छड़ को आपने कहाँ पर गड़ाया है, पृथ्वी में गड़ाया है। पृथ्वी यदि चुंबक की भांति कार्य नहीं करती तो आप उसको वो दंड चुंबक की तरह व्यवहार, छड़ चुंबक जो आपने रॉड गड़ाया है वो चुंबक बन ही नहीं पाता। ठीक है ना, मतलब वो रॉड चुंबक की भांति कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है और उसके चुंबकीय क्षेत्र में वो रॉड है, इसलिए वो किसकी भांति कार्य कर रही है, चुंबक की भांति कार्य कर रही है। तीसरी बात, गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक, क्या नाम है वैज्ञानिक का, गिलबर्ट। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक चुंबक लिया गोलाकार। कैसा चुंबक लिया, गोलाकार। इसको भी समझिए आप, एक चुंबक लिया गोलाकार इस तरह से। ठीक है, और गोलाकार चुंबक लेने के बाद में क्या किया कि एक चुंबकीय सुई लिया। मालूम है चुंबकीय सुई कैसी है, इसको चुंबकीय सुई बोलते हैं। एक गोलाकार चुंबक लिया और एक चुंबकीय सुई लिया। और पृथ्वी के क्या किया, उसने अलग अलग स्थानों पर जैसे इस चुंबकीय सुई को रखते हैं, तो उसने क्या किया, एक गोलाकार चुंबक है तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, पृथ्वी हो गया मान के चलो। और जिस प्रकार से इस चुंबकीय सुई को उसने यहाँ रखा, चुंबकीय सुई बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रही थी इस बिंदु पर रखने पर जैसे पृथ्वी के उस बिंदु पर रखने पर चुंबकीय सुई क्या करती है, व्यवहार करती है। मतलब एक तरफ क्या किया, ये पृथ्वी है मान के चलो, ये पृथ्वी है एक तरफ, और ये क्या है, ये गोलाकार क्या है, चुंबक है। समझिए अब बात को, एक तरफ पृथ्वी एक तरफ गोलाकार चुंबक। और अब देखो ये पहला वाला तो क्या है, पहला वाला क्या है, पहला चित्र है गोलाकार चुंबक, तो सीधी सी बात है ये चुंबकीय सुई को यदि आप रखोगे तो चुंबकीय सुई यहाँ पर जैसे व्यवहार करेगी इस तरह से व्यवहार करेगी। अब चूंकि ये तो चुंबक है ही, ये तो चुंबक है ही, कोई बात ही नहीं है, इसलिए चुंबकीय सुई यहाँ पर वैसे व्यवहार करेगी। अब इसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के इस स्थान पर रखा तो जिस प्रकार से इस चुंबक के लिए ये चुंबकीय सुई व्यवहार कर रही थी वैसे ही पृथ्वी के लिए भी क्या कर रही है, वो इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये चुंबक है और चुंबक जैसा ये व्यवहार इसके साथ में कर रहा है वैसे ही पृथ्वी भी तो इस चुंबकीय सुई के साथ में वैसे ही व्यवहार कर रही है। और जब ये चुंबक है तो ये पृथ्वी भी क्या होना चाहिए,
चुंबक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। अलग अलग स्थान पर रख के देखा, जैसे मान के चलो कि इस स्थान पर उसने रखा, यहाँ पर रखा चुंबकीय सुई, और मान के चलो चुंबकीय सुई इस तरह से व्यवहार कर रही है इस स्थान पर, तो इस पृथ्वी के भी इसी स्थान पर उसने जब चुंबकीय सुई को रखा तो चुंबकीय सुई क्या कर रही है, उसी प्रकार का व्यवहार क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब यह है कि जब चुंबकीय सुई इस चुंबक के द्वारा जैसी विक्षेपित होती है, वैसी पृथ्वी भी क्या कर रही है, उस चुंबकीय सुई को क्या कर रही है, विक्षेपित कर रही है। और ये अगर यदि चुंबक है तो ये भी क्या होगा, पृथ्वी क्या होगी, चुंबक होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलिए। ठीक, क्योंकि ये तो खुद चुंबक है ही ना, ये तो चुंबक है ही। और चुंबक, ये जो चुंबक है, जैसा इस चुंबकीय सुई को प्रभावित कर रहा है, वैसा पृथ्वी भी क्या कर रही है, इस चुंबकीय सुई को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। पर्टिकुलर उस बिंदु पर, इस बिंदु पर जैसा चुंबकीय सुई यहाँ है वैसी यहाँ पर है, इस बिंदु पर जैसी चुंबकीय सुई यहाँ है वैसी यहाँ पर है। अगर ये पृथ्वी चुंबक नहीं होती तो चुंबकीय सुई पर प्रभाव पड़ता ही नहीं, और प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पृथ्वी क्या है, बड़े चुंबक की भांति क्या कर रही है, कार्य कर रही है। क्लियर हो गई बात, राइट। तो हमने ये 3 तर्क दिया जिसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक बड़े चुंबक की भांति क्या करती है, कार्य करती है। अब हम समझते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व को, ठीक है, कि पृथ्वी का चुंबकत्व आखिर कैसा है। ये तो हमने केवल तर्क दिया कि पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है। अब देखिए, ये पृथ्वी की क्या कहलाती है, घूर्णन अक्ष कहलाती है। अब बताइए उत्तरी ध्रुव किस ओर है, उत्तरी ध्रुव किस ओर है। भूगोल के आधार पर, भौगोलिक यदि हम बात कर ले, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना, भूगोल, उसके आधार पर उत्तर किस ओर है, ऊपर के नीचे, बोलिए। अरे ऊपर है कि नीचे है, हाँ, नीचे नहीं है बेटा, ऊपर है, हैं? ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये होता है ना। तो यहाँ पर, इस जगह पर, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसको भूगोल के आधार पर क्या बोलते हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, है ना, बहुत मज़ेदार है। अभी आप देखेंगे, खुद ही बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, है ना। और ये है आपका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, क्या है ये, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम परिभाषा भी साथ साथ करते चलते। पहली परिभाषा है आपके पास में भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, ये पहली परिभाषा है, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो भूगोल में, कि पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग है वो उसमें उत्तरी ध्रुव है जिसमें आर्कटिक है, और नीचे वाले भाग में दक्षिणी ध्रुव है जिसको अंटार्कटिका कहते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी थोड़ी तिरछी होती है, तिरछी झुकी हुई होती है ना। तो उस अक्ष को बोलते हैं घूर्णन अक्ष। 23.5 अंश से झुकी रहती, झुकी है, ऐसा सुने हो कभी। पृथ्वी कितने अंश से झुकी हुई है, 23.5 अंश से झुकी हुई है। सुना है ऐसा, सुना नहीं सुना, बताओ पहले। कभी नहीं सुने तुमने, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो ये झुकी हुई है, ठीक है। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया, इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। तो परिभाषा क्या बनेगी भौगोलिक अक्ष की, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। अब इसी भौगोलिक अक्ष के लंबवत मैं यहाँ एक और रेखा खींच रहा हूँ, देखो ये देखिए, बिल्कुल लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं, भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं।
या भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ये देखिए यहाँ एक वृत्त बनेगा ऐसा, इसके लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, ये भौगोलिक निरक्ष कहलाती है, भौगोलिक निरक्ष। अरे देखिए नींबू लीजिए आप, है ना, और नींबू को काट दीजिए ऐसा तिरछा, समझ गए? तो मुझे बताइए यहाँ एक वृत्त बना कि नहीं बना? देखो ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही? अरे बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जैसे नींबू काटे, दिखा? हाँ, तो ये है आपके पास जो सबसे बड़ा जो वृत्त दिख रहा है ना, ये कहलाता है आपका भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। ठीक, तो दूसरी परिभाषा हो गई भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष, ठीक है। परिभाषा क्या बनेगी भौगोलिक निरक्ष की? भौगोलिक अक्ष के, ये कौन सी अक्ष है? ये कौन सी अक्ष है बता, क्या नाम है इसका? भौगोलिक अक्ष है ना, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक निरक्ष है। इसी को हम पृथ्वी की घूर्णन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष कहते हैं इसको, ठीक है। इसी अक्ष के परितः पृथ्वी क्या होती है? घूमती है। इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत है, लंबवत इस रेखा के लंबवत है कि नहीं बताओ? है। इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सबसे बड़े वृत्त को, ये देखो सबसे बड़ा वृत्त, इससे बड़ा वृत्त हो सकता है क्या? बोलिए, इससे बड़ा वृत्त हो सकता है क्या और कोई? बोले, आवाज आ रही मेरी? तो मुझे बताइए इससे बड़ा वृत्त हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा व्रत है ना, इस व्रत को क्या बोलते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। यानी क्या करिए, पृथ्वी को बीचों बीच से काट दीजिए आप तिरछा, ठीक है। और जब पृथ्वी को बीचों बीच से क्या कर देंगे, ऐसे तिरछा काट देंगे, जैसे मैंने नींबू काटा हूं, देखो। यहां तक बात समझ में आ गई सबके। भौगोलिक, इधर देखो सब लोग, टाइम पास नहीं, है ना। चलो, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष। तो भौगोलिक अक्ष किसको बोले, दिमाग में बिठा लो। ये जो तिरछी लाइन है ये भौगोलिक अक्ष है, और इस तिरछी लाइन की जो लंबवत वाली लाइन है, और उस लाइन पर जो सबसे बड़ा व्रत बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा आपका, भौगोलिक निरक्ष। कैसा दिखेगा, ये देखिए, पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। जैसे आप नींबू को काटेंगे तो ऊपर से देखो ये व्रत दिखेगा आपको, वैसे ही पृथ्वी को आपने इस तरह से काट दिया तो क्या बनेगा, ये भौगोलिक निरक्ष कहलाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और परिभाषा पढ़ते हैं यहाँ। भौगोलिक याम्योत्तर एक वर्ड होता है, भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल होगा, जैसे हमने क्या कर लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया, ये सीधी रेखा है, इसके लंबवत अगर यदि आप यहाँ पर है, यहाँ पर तो इस तल के लंबवत ऐसा डालेंगे एक कार्डबोर्ड को, तो वो जो तल बनेगा वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा। बिल्कुल ऊर्ध्वाधर तल, या आप बिल्कुल यहाँ पर हैं तो बिल्कुल ऐसा सीधा क्या कर देंगे, एक तल क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो ये भौगोलिक याम्योत्तर होता है। मतलब क्या है, भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। क्या है, बात समझ में आई। कार्डबोर्ड नहीं है, नहीं तो बताता मैं आपको। जैसे कार्डबोर्ड है, एक मिनट, ये देखिए, ये आपके पास में कार्डबोर्ड है। अब देखिए ये वाली जो अक्ष है, इस अक्ष के ये देखिए लंबवत गुजर रहा है, ऐसा गुजर जाए या ऐसा गुजर जाए लंबवत। तो इस अक्ष के, यानी ये जो रेखा है, घूर्णन अक्ष है, उसके लंबवत गुजरने वाले जो तिरछा तल दिख रहा है आपको, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, यस। तो ये जो तल होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा। भौगोलिक अक्ष के, ये रेखा कौन सी है, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को, या भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ये जो तिरछा तल आपको दिखाई दे रहा है, ये भौगोलिक याम्योत्तर होगा। आगे जाके इसको हम बताएंगे भी, अभी रहने दो, ठीक। इतनी बातें समझने के बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे ये बताइए, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जब चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वो क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। और जो सिरा उसका उत्तर दिशा में ठहरता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो सिरा उसका दक्षिण दिशा में ठहरता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि चुंबक आपके पास में ऐसा है और उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप कैसे पता करेंगे कौन सा उत्तरी कौन सा दक्षिणी है। तो जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो सिरा दक्षिणी की ओर ठहरता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, यदि ये सिरा उत्तर की ओर ठहर रहा है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये सिरा दक्षिण की ओर ठहरा है वो क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो क्या इस उत्तर को खींचने वाला दक्षिण इस तरफ नहीं होगा, बताइए। ये चुंबक का एन सिरा है, ये एन है, ये एस है, और ये एन उत्तर की ओर ठहरा है, तो क्या उत्तर को उत्तर ही खींचेगा क्या, बोलिए। उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी का भी उत्तरी ध्रुव ही खींचेगा क्या, जबकि हमने तो क्या पढ़े, समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस उत्तरी ध्रुव को खींचने वाला दक्षिणी ध्रुव इस तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो। और इस दक्षिणी ध्रुव को खींचने वाला उत्तरी ध्रुव किधर होना चाहिए, दक्षिण की ओर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, हाँ। यानी जिस ओर उत्तर है, जिस ओर उत्तर उधर उत्तर नहीं है, और जिस ओर दक्षिण है उधर दक्षिण नहीं है। जिस ओर उत्तर उधर दक्षिण है, और जिस दक्षिण है उधर
उत्तर है। तो भूगोल के आधार पर तो ठीक है, भूगोल के आधार पर जिधर उत्तर है उधर उत्तर है, इसको हमने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहा, और इसको क्या बोला, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहा। लेकिन चुंबकत्व के आधार पर जिस ओर उत्तर दिशा है उस ओर उत्तर नहीं है, उस ओर दक्षिणी ध्रुव है, जिसको चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। बात समझ में आ रही है? यस और नो? भूगोल के आधार पर जिधर उत्तर दिशा है उधर उत्तरी ध्रुव है, जिधर दक्षिण दिशा है उधर दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन चुंबकत्व के आधार पर जिस ओर उत्तर है उस ओर दक्षिण है, और जिस ओर दक्षिण है उस ओर क्या है, बोलिए, उत्तर है। और क्यों है? क्योंकि यदि ये चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है तो इसके उत्तर को, इसके उत्तरी ध्रुव को खींचने वाला दक्षिणी ध्रुव इस तरफ होगा, और इसके दक्षिणी ध्रुव को खींचने वाला उत्तर क्या होगा, इस ओर होगा। समझ गए? तो अब क्या समझ में आया तुम्हारे, क्या समझ में आया? यानी कि, और ये जो है, जो भौगोलिक चुंबकीय ध्रुव है और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, इनके अलावा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, ये बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन होती है, हल्की सीधी लाइन होगी, थोड़ा हटे हुए होते हैं। यहाँ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है तो इसके इस तरफ में यहाँ पर भौगोलिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा। ये देखिए एक सीधी लाइन मिली आपको, सीधी लाइन। हाँ, और यहाँ पर होगा आपका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ होगा आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकत्व के आधार पर। ठीक, और ये तो देखो अब अंतर कहाँ पर है, समझ में आया क्या? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकत्व के आधार पर जिस ओर उत्तर है उस ओर क्या है, दक्षिण है, और जिस ओर दक्षिण है उस ओर क्या है, उत्तर है। बात समझ में आ गई अब सबके? बोलो। अरे हाँ, तो ये आपके पास, और यहाँ पर जो कोण बनता है ना, ये 17 अंश का कोण बनता है। यानी तो इसको जो ये जो खड़ी वाली जो रेखा है ना, इस खड़ी वाली रेखा को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं इसको, या भू चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भू चुंबकीय अक्ष, इसको भू चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोले हमने, कृषि वाली को क्या बोले आपने, भौगोलिक अक्ष कहा। और चुंबकत्व के आधार पर देखो, ये जो सीधी वाली रेखा आपको मिली है इसको क्या बोलेंगे, भू चुंबकीय अक्ष कहेंगे। और ध्रुव बदल चुके हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव इधर है तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव इस तरफ है, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। और जब यहाँ दक्षिण हो गया, यहाँ उत्तर हो गया, तो यहाँ पर पृथ्वी क्या होती है, एक बड़े चुंबक की भांति क्या करने लगती है, कार्य करने लगती है, और एक बड़ा चुंबक जो है वो इस तरह से बनेगा। देखिए समझ गए? और उस तरह से यहां पर अभी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, तो यहां होगा S, और यहां क्या होगा, N होगा। समझ गए? यानी कि जिस ओर उत्तर दिशा है उस ओर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, और जिस ओर दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा है उस ओर क्या है, उत्तर है। ठीक, और फिर ये देखिए आप, एक पृथ्वी जो है एक बड़े चुंबक की भांति आपको दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, बताओ, बोलिए। यस, तो ये हो गया। अब देखो, अब चौथे नंबर की परिभाषा जो होगी कौन सी होगी, चौथे नंबर की जो परिभाषा है वो होगी आपकी भू चुंबकीय अक्ष होगी। तो ये जो सीधी वाली जो लाइन दिख रही है, जो ब्लू लाइन मैंने आपको बनाया हूं, है ना, ये है आपकी भू चुंबकीय अक्ष। और इसकी परिभाषा कैसे दोगे आप, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, भू चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बात समझ में आ गई अब? तो तिरछी वाली रेखा को क्या बोला था आपने, भौगोलिक अक्ष। सीधी वाली जो रेखा उसको क्या बोला आपने, भू चुंबकीय अक्ष का। बात समझ में आ गई? और
जिस ओर उत्तर है उस ओर दक्षिण, जिस ओर दक्षिणी ध्रुव है भूगोल के आधार पर उस ओर क्या है, चुंबकीय आधार पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? अच्छा, पांचवी परिभाषा होगी भू चुंबकीय निरक्ष। तो निरक्ष का मतलब तो आपको मालूम है, निरक्ष का मतलब होता है लंबवत। निरक्ष का मतलब क्या होता है, लंबवत होता है। तो मुझे बताइए, अब ये जो तिरछी वाली रेखा थी उसके लंबवत आपने क्या किया था, एक तिरछी रेखा खींचा था, उसको भौगोलिक निरक्ष कहा था। अब हमारे पास में देखो एक सीधी वाली रेखा मिल रही है, उसके लंबवत क्या करेंगे, एक सबसे बड़ा वृत्त बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम भू चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। देखो ठीक है, यानी कि ये सीधी लाइन देखिए आप, मिली आपको सीधी लाइन? इस नीली वाली लाइन के लंबवत, इस नीली वाली लाइन के, नीली लाइन कौन सी है, भूचुंबकीय अक्ष, भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत देखिए एक लाइन खींचा हूं मैंने, और इस लाइन पर मैंने क्या बनाया हूं, इस लाइन पर मैंने क्या बनाया हूं, एक सबसे बड़ा वृत्त बना दिया हूं। इस सबसे बड़े वृत्त को हम क्या कहेंगे, भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सॉरी भौगोलिक नहीं, भू चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। यानी कि जब भी आपने नींबू को कैसा काटा था, तिरछा काटा था, अब नींबू कैसा काटना है, सीधा काटना है। ये देखिए ठीक, जब भी आपने नींबू कैसा काटा था, तिरछा, अब नींबू कैसा काट रहे हो आप, सीधा काट रहे हो। तो ये देखो इस सीधा सीधा यहां से आपने क्या कर दिया, पृथ्वी के दो टुकड़े कर दिया, बीचों बीच यहां से कर दिया पृथ्वी के दो टुकड़े। तो देखो यहां पर एक वृत्त दिख रहा है आपको सबसे बड़ा, यस और नो? तो ये जो सबसे बड़ा वृत्त होगा ये क्या कहलाएगा आपका, भूचुंबकीय निरक्ष कहलाएगा। तो अब कितनी चीजें समझ में आई तुम्हारे? देखो जो तिरछी लाइन थी वो क्या है, वो क्या है, भौगोलिक अक्ष है। इस तिरछी लाइन के लंबवत जो एक और लाइन मिली है आपको, ये भौगोलिक निरक्ष है। फिर एक सीधी लाइन बनाया हमने, और इसमें हमने बताया कि जिस ओर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है उस ओर चुंबकीय, सॉरी जिस ओर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उस ओर भौगोलिक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, और जिस ओर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है उस ओर क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। तो इस प्रकार से पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करने लगी, और यहां पर एन आ गया और यहां पर क्या आ गया, एस आ गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? बोलो। और फिर ये पृथ्वी क्या होने लगी, बड़े चुंबक की भांति क्या करने लगी, कार्य करने लगी। तो यहाँ एन एस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एन आ गया, है ना? इस तरह से हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर एक और परिभाषा बच गई हमारी, और आपने एक बार नींबू को तिरछा काटा तो पृथ्वी को भी आपने क्या किया, बीचों बीच से क्या किया, तिरछा काटा। तो इसको क्या बोला आपने, भौगोलिक निरक्ष कहा। और एक बार आपने नींबू को क्या किया, सीधा काटा। सीधा काटा मतलब ये देखिए लाइन, इस लाइन के बिल्कुल ये देखिए आपने एक वृत्त बनाया नीले कलर से, देखिए ये क्या कहलाएगा आपका, भौगोलिक निरक्ष, सॉरी भूचुंबकीय निरक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी पृथ्वी है, मतलब जिधर उत्तर है उधर उत्तर नहीं, उधर दक्षिण है, और जिधर दक्षिण है उधर उत्तर है। एक और परिभाषा 6वें नंबर की, जैसे यहाँ पर भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक यामित्र बना, वैसे ही भूचुंबकीय अक्ष, भूचुंबकीय निरक्ष और भूचुंबकीय क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, भूचुंबकीय यामित्र बनेगा। और भूचुंबकीय यामित्र क्या होगा, जब भी हमने भौगोलिक यामित्र किसको कहे थे, भौगोलिक यामित्र किसको कहे थे, ये जो तिरछा वाला तल गुजर रहा था ऐसा तिरछा, ये भौगोलिक यामित्र था। अब हमको भूचुंबकीय यामित्र को बताना है, तो भूचुंबकीय यामित्र कौन सा होगा, ये जो सीधा सीधा गुजरेगा, देखिए भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, भूचुंबकीय यामित्र कहते हैं। क्लियर है? बोलिए। जब भी जो तिरछा तल गुजरा था, इस तिरछी वाली रेखा के लंबवत गुजरा था, तो उसको हमने भौगोलिक यामित्र कहा था। अब इस सीधी वाली रेखा के
लंबवत जो तल गुजर रहा है इस तल को क्या कहेंगे हम? भूचुंबकीय यामित्र कहेंगे। बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक, तो पूरी कहानी समझ में आ गई सबके? सीधी वाली लाइन भौगोलिक अक्ष, उसी के लंबवत वाली लाइन भौगोलिक निरक्ष, सॉरी तिरछी लाइन भौगोलिक अक्ष, उसी तिरछी के लंबवत भौगोलिक निरक्ष, फिर सीधी वाली लाइन भूचुंबकीय अक्ष, इस सीधी वाली लाइन के लंबवत भौगोलिक निरक्ष। ठीक है, और याम्योत्तर तिरछी के लंबवत गुजरने वाला तल भौगोलिक याम्योत्तर, सीधी के लंबवत गुजरने वाला तल भूचुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर दैट? बस यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं।